गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के भी अधिकतर इलाकों में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। आखिर में जायजा लें मध्य भारत का। पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी जा रही कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं साथ ही मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा की बात की जाए तो यहां पर कुछ इलाकों में भारी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। वहीं साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान की बात करें तो यहां पर कुछ एक इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है और धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं साथ ही मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित कुछ एक इलाकों में तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं। और अगर बात करें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की तो यहां पर गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल मौसम की जानकारी में इतना ही। नमस्कार। दूरदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राशिद दुआओं के साथ और 11 बज चुके हैं। वक्त है खेल समाचारों का। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और एक नजर पहले आज की टॉप हेडलाइंस पर। फतुल्ला टेस्ट में शिखर धवन ने जमाया अपने करियर का तीसरा शतक। पहले दिन की खेल समाप्ति तक भारत ने बिना किसी नुकसान के बनाए 239 रन। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में इंग्लैंड ने बनाया 408 रन का अपना सर्वोच्च स्कोर। न्यूजीलैंड को 210 रन से दी शिकस्त। और कल से चिली में कोपा अमेरिका कप की शुरुआत। जश्न में डूबे दक्षिण अमेरिकी देश। और सबसे पहले बात भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच की।
भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीता और पहले बैटिंग करते हुए दिन की खेल समाप्ति तक बिना किसी नुकसान के 239 रन बना लिए हैं। शिखर धवन 150 रन और मुरली विजय 89 रन बनाकर क्रीज पर नॉट आउट हैं। वर्षा से प्रभावित मैच में पहले दिन सिर्फ 56 ओवर का ही खेल हो सका। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले दिन बिना विकेट खोए 239 रन बना लिए हैं। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 150 जबकि मुरली विजय 89 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आधिकारिक रूप से विराट कोहली का कप्तान के तौर पर यह पहला टेस्ट मैच है। भारत की शुरुआत अच्छी रही। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और शिखर धवन ने संभलकर गेम को आगे बढ़ाया और मैदान के चारों तरफ बेहतरीन शॉट्स लगाए। हाफ सेंचुरी बनाया था, ये हाइलाइट्स है उनके और शतक के। हालांकि बीच में बारिश के कारण इन दोनों बल्लेबाजों का रिदम थोड़ा गड़बड़ा जरूर गया, लेकिन बाद में जल्दी ही शिखर धवन ने लय पकड़ी और तेजी से शतक जमाया। और ये स्विंग किया है, मिड विकेट पूरा शिखर धवन का तीसरा टेस्ट शतक। मुरली विजय ने उनका अच्छा साथ दिया। फिलहाल भारत एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि खेल के दूसरे दिन पिच किस तरह का व्यवहार करती है और भारत के बल्लेबाज कितना रन बटोरते हैं, काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा। इस मैच में 2 साल बाद हरभजन सिंह की वापसी हो रही है। भज्जी ने 2013 में अपना आखिरी मैच हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और हमारे मेहमान श्री चेतन शर्मा। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो चर्चा की जाएगी और सबसे पहले बात यह कि एक कमजोर टीम के खिलाफ सर ये मुकाबला है और अगर भारत के लिहाज से देखें तो तमाम जगहों पर चर्चा होती है, लेकिन आज लोग ये कहते हुए पाए गए कि भाई बच्चों के साथ खेल हो रहा है और बच्चों की पिटाई करते हैं। ऐसी पिटाई क्यों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की नहीं की जाती? रशीद, इंटरनेशनल क्रिकेट है। अगर कहते हैं ना, आप अगर खराब करें तब समस्या आपके लिए, अगर आप अच्छा करें तो समस्या आपके लिए। अगर यही है भारतीय टीम आज 6 आउट होते तो आज हम बैठ के चर्चा कर रहे थे कि बांग्लादेश के खिलाफ अगर आप नहीं कर पाएंगे तो किसके खिलाफ कर पाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या कर पाएंगे। तो ये एक ऐसे पचिंदा सिचुएशन है भारतीय टीम और विराट कोहली के लिए कि आपको अच्छा करना ही है और इतना बेहतर करना है कि आप जो अभी तक 1 साल, मतलब अगर हम पिछली जुलाई में ध्यान दें, इंग्लैंड के खिलाफ जो लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीता था, उसके बाद अभी तक भारतीय टीम ने टेस्ट मैच नहीं जीता है एक कंट्री से बाहर खेलते हुए, और ये भी देश के बाहर ही मैच हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है भारतीय टीम को ये मैच को जीते और कन्विंसिंग जीत होनी चाहिए। कम से कम मतलब 4 दिन में ये मैच खत्म हो, अनलेस की बरसात खलल ना डाले, तो बहुत अच्छी बड़ी जीत चाहिए भारतीय टीम के लिए। कहीं ना कहीं तुलना होती है विराट कोहली की, जो उनका अग्रेशन है, सौरव गांगुली के साथ कई दफा तुलना हो जाती है उनके मिजाज को देखते हुए। इन्होंने शुरुआत की है अब पूर्णकालिक टेस्ट मैच कप्तान के तौर पर, और जिस तरीके से पहले ही मुकाबले के अंदर 5 गेंदबाजों को लेकर उतरे हैं, तो किस तरीके के नए दौर की सुगबुगाहट आती है उनकी कप्तानी को लेकर? यकीनन एक नए दौर की शुरुआत हुई है। आप सब कॉन्टिनेंट में बात करें, आप पिछला इतिहास उठाकर देखें सभी कप्तानों का, एक्सेप्ट हम अगर मोहम्मद अजहरुद्दीन की बात करें, मोहम्मद अजहरुद्दीन जब कप्तान थे, उन्होंने अपनी कप्तानी के अंदर एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर 10 मैचेस खेले 5 गेंदबाजों के साथ। उसमें से रशीद 8 मैचेस भारतीय टीम ने जीते हैं और 2 ड्रॉ हुए हैं। भारतीय टीम एक मैच नहीं हारी। उसके बाद आप सभी कप्तानों की बात करें, किसी ने 5 गेंदबाजों के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया। इन कंडीशंस के अंदर जब तक आप 20 विकेट्स नहीं लेंगे, आप दूसरी टीम को आउट नहीं करेंगे, टेस्ट मैचेस नहीं जीत पाएंगे। आप देखिए बड़ी और दूसरी टीमों को कि अगर वो 200 रन भी बनाते हैं, उनके गेंदबाजों में इतनी क्षमता है कि दूसरी टीम को आउट कर लेते हैं। तो बहुत जरूरी है आपके लिए। निश्चित ही जिस तरह से पहले दिन 56 ओवर का खेल हुआ है और रन जिस तेजी के साथ बनाए गए हैं, उसको देखते हुए एक बड़े स्कोर की तरफ भारत जरूर यहां से नजर आ रहा है। कितना स्कोर कर लेगा? और सवाल ये भी कि जिस तरीके से विराट कोहली ने कहा कि 20 विकेट लेना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन 1 या 2 बल्लेबाज चल जाएं तो काम हो जाएगा बल्लेबाजी को लेकर। नहीं, इस समय जैसी स्थिति है तो भारतीय टीम को जल्दी से जल्दी कम से कम 500 से अधिक रन्स बनाने जरूरी है, क्योंकि हमें मालूम है कि इंटरप्शन रहेगा, 5 दिन बरसात की आशंका लग रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी जल्दी 500 रन बनाएं
और बांग्लादेश को खिलाने की कोशिश करें तो वो बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई इस समय भारतीय टीम जिस पोजीशन पे नहीं चाहेगी कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जाए, यकीनन आप जीतना पसंद करोगे, लेकिन इस स्थिति से भारतीय टीम को जितनी जल्दी हो सके 500 रन बनाना जरूरी है। ठीक बात है। चेतन सर, ये भी बात जिस तरह से हमने जिक्र किया कि 5 गेंदबाज लेकर उतरे हैं, मानते हैं कि कॉम्बिनेशन ठीक है, तेज गेंदबाजी और स्पिन गेंदबाजी का हरभजन सिंह भी शामिल है, क्या तीसरे स्पिनर के साथ उतर सकते थे कंडीशंस को देखते हुए? नहीं, अगर मैं अपना आइडिया दूं तो यकीनन इन विकेट्स के ऊपर अगर आज ऑपोजिशन टीम सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रही है, हम लोग 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। करण शर्मा जिन्होंने एक टेस्ट मैच खेला, 4 विकेट्स उन्होंने वहां पर निकाली थी, मतलब उनको आज बाहर बिठाया गया और तीसरा मीडियम पेसर के ऊपर भरोसा जताया गया है। तो यहाँ पर दो मीडियम पेसर और 3 स्पिनर्स अगर भारतीय टीम की तरफ खेलते तो माइट भी ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन ये तो समय बताएगा रशीद की जो डिसीजन विराट कोहली ने लिया है कितना वो हक में जाएगा, कितना अगेंस्ट जाएगा। बिकॉज इस विकेट को देखते हुए जो पहले दिन विकेट खेला है, यकीनन एक डिसीजन ये गलत लग रहा है कि तीसरा गेंदबाज जो तेज गेंदबाज खिलाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी गलती साबित ना हो विराट कोहली गलती की बात करें। लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि एक अग्रेसिव कप्तान है, अग्रेसिव कप्तानी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो कुछ मेंटल गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं विपक्षी के साथ विराट कोहली। आप ये सोच है कि या तो आप ईशांत शर्मा काफ़ी समय के बाद टीम के अंदर आए हैं, वरुण अरुण के ऊपर ज़्यादा भरोसा जताया है विराट कोहली ने, और सबसे इम्पोर्टेंट है उमेश यादव हर समय मतलब किसी भी टीम के अंदर शामिल होते हैं। जैसे अभी हाल ही में हम बात करें, सब ये चर्चा हो रही थी कि आपके पास अगर 2 गेंदबाज ऐसे हैं, उमेश यादव और वरुण अरुण, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे पे गेंदबाजी करते हैं, इनको ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खिलानी ज़रूरी है। माइट भी एक ये भी दिमाग में रहा होगा विराट कोहली के कि युवा खिलाड़ियों को अगर उन्होंने तेज गेंदबाजों को बाहर बिठाना शुरू कर दिया तो एक्सपीरियंस उनको कैसे मिलेगा। तो ये जैसे मैंने रशीद कहा, वक्त ही बताएगा कि ये तीसरा तेज गेंदबाज जो खिलाया है विराट कोहली ने, वो कितने हद तक भारतीय टीम की मदद करता है। ठीक बात है, शायद लंबे समय का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भारतीय कप्तान। छोटा सा ब्रेक यहाँ पे और लौटेंगे, बात करेंगे शिखर धवन के 150 रन की, छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ, ये देखो, ठीक है, अब हाथ लगाओ। हाँ, चल। ओफो, ये क्या? ये तो टेढ़ा है, इसे दोबारा ठीक करते हैं। हाँ? बापू रख दो इसे, पका हुआ है। तो क्या हुआ, इसे दोबारा बना लेते हैं? ये नहीं होगा दोबारा। क्यों नहीं होगा? आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता, बताया था ना। अरे सीख रहा है मेरा बेटा। शाबाश। ठीक इसी तरह अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना, गर्भ से लेकर जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। माँ, ये हम स्कूल ले जाए? अरे कच्चा है वो, और स्कूल तुम दोनों कल जाना, बहुत काम है। अचार कब बनेगा? पहले मसाला बनाकर, इन्हें मिलाकर, रोज धूप दिखाकर, थोड़ा थोड़ा करके पकता है अचार। स्कूल न भेजने के 1000 बहाने हैं। अरे नाम लिखवाया तो है इनका। पर रोज स्कूल तो नहीं जाते ना। रोज स्कूल जाएंगे तो रोज कुछ नया सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलो। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। स्वागत है। कुछ और बात इसी टेस्ट मैच की। इस टेस्ट मैच में शिखर धवन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का 3रा शतक चढ़ा है। धवन ने इस मैच को एक दिवसीय अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए खेला और इस लक्ष्य को हासिल किया। भारतीय क्रिकेट टीम में शिखर धवन की एंट्री भले ही लेट हुई हो, लेकिन उन्होंने अपने रिकॉर्ड की भरपाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक दिवसीय मैच, टेस्ट मैच और 2020 में धवन ने अपने बल्ले से सभी का दिल जीता। आज वे तेजी से भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ बनते जा रहे हैं। उनका टीम में होना ही बल्लेबाजी क्रम का मजबूत होने का संकेत देता है। किसी को मौका नहीं रोकने के लिए 4 रन
2013 में मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह 187 रनों की पारी खेली, उससे यह सुनिश्चित हो गया कि वे बिग मैच प्लेयर हैं। इसके एक साल बाद उन्होंने ईडन पार्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ 115 रनों की साहसिक पारी खेली। हालांकि वह टेस्ट मैच भारत हार गया था, लेकिन शिखर धवन के बल्लेबाजी की चारों तरफ तारीफ हुई। अब धवन ने बांग्लादेश में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में शतक जड़कर अपने आलोचकों को खामोश तो कर ही दिया, बल्कि भारतीय क्रिकेट में अपनी जड़ों को मजबूत भी कर दिया है। शतक पूरा शिखर धवन का, तीसरा टेस्ट शतक। धवन ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच को वनडे के अंदाज में खेलते हुए 101 गेंदों में 16 चौकों की मदद से सेंचुरी पूरी की। धवन के शतक ने बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में भारत की स्थिति को मजबूत कर दिया है। बल्लेबाजी का किया फैसला और एक के बाद एक चौके जड़ते रहे। 21 स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। शिखर धवन ने जड़े और कहना पड़ेगा बहुत बढ़िया खेले हैं, बहुत ही दर्शनीय बल्ले। बेशक आज ओपोनेंट कमजोर है, लेकिन 21 चौके जो जड़े हैं तो दर्शाता है कि एक जो उनका विपक्ष है कमजोर है, लेकिन बल्लेबाजी उनकी निश्चित ही आला दर्जे की है। यकीनन अगर रशीद बात की जाए, जिस तरह उन्होंने आज शतक बनाया, 150 रन अपने पूरे किए, लेकिन यहाँ पर कहना होगा मौके को उन्होंने भुनाया। अगर केएल राहुल, एक समय जो न्यूज़ आ रही थी कि अगर केएल राहुल टीम में होते तो माइट भी आज शिखर धवन ये मैच ना खेल रहे होते। तभी कहते हैं ना कि जब आपको मौका मिले, आप एक बैड पैच से जा रहे हैं, आपको मौका मिलता है, आप मौके को कैसे भुनाया जाए, वो आज शिखर धवन से सीखना चाहिए। मतलब इस प्रेशर के अंदर आकर उन्होंने पारी खेली, अपना शतक पूरा किया, तीसरा शतक पूरा किया। मतलब ये आखिर में स्कोरबोर्ड बोलेगा कि आपने कितने रन्स बनाए। ये कोई कभी रशीद नहीं देखेगा कि बॉलिंग किस क्लास की थी और कौन कौन से गेंदबाज वहां पर थे। आखिर में इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक और कितना लंबा शतक वो बनाते हैं, वो सबसे बात है। बोली विजय भी दूसरी तरफ 89 पर बैटिंग कर रहे हैं। मानते हैं कि शायद अगर पूरे ओवर की गेंदबाजी होती तो कहानी कुछ और होती, दोनों बल्लेबाज शायद बड़े स्कोर कर चुके होते। अगर इस समय जो स्थिति है तो यकीनन 200 रन होते शिखर धवन के और एटलीस्ट मुरली विजय शतक अपना पूरा कर लेते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मुझे मुरली विजय की बैटिंग के अंदर आज अच्छा लगा। उनको मालूम है दूसरे एंड से रन्स निकल रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उन्होंने बहुत संतुलन के साथ अपनी बैटिंग की है, कोई जल्दबाजी उन्होंने शो नहीं की। यही एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट हम किसको कहते हैं कि आप में कितना धैर्य है, कितना समय आप विकेट पे रुक सकते हैं और जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दूसरे एंड से रन्स ऑटोमेटिकली आ रहे थे। ये एक मुरली विजय के लिए भी अच्छी बात है कि वहां पर शिखर धवन उपस्थित है, प्लस उनके पास बहुत समय था। और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया से लेके अभी तक, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है मुरली विजय। रीसेंट पास्ट में बड़ी चर्चाएं हुई हैं सर कि जो क्रिकेट है बदल गई है। जो एक मिजाज हुआ करता था टेस्ट क्रिकेट का, जो देखने वाले हुआ करते थे वो एक अलग दौर के थे, एक क्लासिकल चीज थी। जिस जमाने में आपने क्रिकेट खेली और आज की क्रिकेट किस तरीके से तब्दील हुई है और टेस्ट मैच क्रिकेट किस तरीके से डेवलप करेगा जिससे कि इसका जो टेस्ट है बना रहे दर्शकों में और चाहने वालों में। आप 80s की क्रिकेट और 90s की क्रिकेट के साथ आज की तुलना करना बिल्कुल गलत होगा। अगर आप हाल के टेस्ट मैचेस देखें, सब टेस्ट मैचेस के डिसीजन आपको आ रहे हैं। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के टेस्ट मैचेस के डिसीजन आपके सामने है। अब जब टेस्ट मैचेस 5 दिन खेलने के बाद आपका डिसीजन आपके सामने हो तो इंटरेस्ट बना रहता है। ये मैं कहूँगा देन है 2020 और एक दिवसीय मैचेस की, बिकॉज वो जो रनों की गति है, एक दिन में 400 रन हमने देखे हैं टेस्ट मैचेस में बनते हुए, तो यकीनन इंटरेस्ट वापस सभी लोगों का टेस्ट मैचेस में है। और एज ए क्रिकेटर अगर आप मेरे से बात करें तो एक्चुअल क्रिकेट ही टेस्ट मैच है। यहीं आपको एक गेंदबाज की बात करें, एक बैट्समैन की बात करें, आपको उनकी जो क्लास है यही समझ आती है, क्योंकि लंबा वर्जन है। छोटे वर्जन में 4 ओवर जहां आपको गेंदबाजी करनी है, आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपका खराब दिन है तो बिल्कुल आप खराब गेंदबाज नजर आएंगे। तो ये एक्चुअल क्रिकेट टेस्ट मैच क्रिकेट निश्चित ही एक्चुअल क्रिकेट टेस्ट मैच क्रिकेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जड़ों की बात की जा रही है और अक्सर हम देखते हैं कि जब भारत ओवरसीज का दौरा करता है, खासतौर पर ये चर्चाएं पहले भी हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, तो इस तरीके की अप्रोच नहीं होती। इस तरीके की जो बात है आज भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के अंदर वो नजर नहीं आती है। क्या मानते हैं नए कप्तान के साथ एक अलग तरीके का दौर शुरू होगा? और जिस अंदाज में यहां पर भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज है, क्या हमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में भी देखने को मिलेगी विराट कोहली की कप्तानी की सहायता? अभी मतलब इतना दूर जाने की रशीद जरूरत नहीं है हमें। हमें बांग्लादेश से आइडिया लग जाएगा कि विराट कोहली क्या चाहते हैं,
क्या उनकी क्या रणनीति है। और ऑब्वियसली जब कहते हैं ना ऊपर से आपका जब कप्तान बदलता है, मैनेजमेंट बदलती है, तो आपको चेंजेस नजर आते हैं। आपको कप्तान के बाद इमीडिएट सबसे बड़ा जो चेंज जो हर समय एज ए गेंदबाज मैं चाहता था कि 5 गेंदबाज भारतीय टीम में खेले। अगर आपकी बैटिंग वर्ल्ड की बेस्ट बैटिंग है तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको 7 बैट्समैन खिलाने की कभी जरूरत नहीं है। कमजोर कड़ी हमारी क्या थी? गेंदबाजी। और हमने आज 5 गेंदबाज खिलाए हैं, जेन्युइन 5 गेंदबाज। रविंद्र जडेजा जरूर खेलते थे टेस्ट मैच में, लेकिन वो बैट्समैन जो गेंदबाजी कर सकते हैं। तो मतलब आज इस बार 5 जेन्युइन गेंदबाज खेले हैं, 20 विकेट हमें लेने हैं आपको टेस्ट मैच जीतने के लिए। तो आपको सबसे बड़ा बदलाव नजर आया विराट कोहली की कप्तानी के अंदर। हरभजन सिंह पर क्विक कमेंट, कैसा रहेगा टेस्ट मैच उनके लिए? मैं तो चाहूंगा कि अच्छा रहे। 2 साल बाद उनकी वापसी हुई है, 400 से ज्यादा विकेट्स लेने में कामयाब हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं और बहुत अच्छी स्टेटमेंट भी उन्होंने दी थी कि मैं टीम के अंदर आया हूं, कुछ मुझे सीखने को मिलेगा, क्योंकि 2 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, और जो मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं यूथ के साथ, यंगस्टर्स के साथ उसको शेयर कर पाऊंगा। तो बहुत अच्छी बात है। तो यही मैं उम्मीद करूंगा कि मौका मिला है, जब कमबैक करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं आप देश के लिए रेगुलर खेलते रहे या नए आए टीम में तो बेहतर ईजी रहता है आपके लिए, लेकिन जब आप कमबैक करते हैं एज ए स्टार तो आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है। तो लेट्स होप कि उनको विकेट्स मिले और अच्छा टेस्ट मैच जाए उनके। और ये भी एक सच्चाई है कि जो भारतीय टेस्ट मैचेस के कप्तान हैं उनका कॉन्फिडेंस हरभजन सिंह को मिला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस शानदार चर्चा के लिए कार्यक्रम में। धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे, बात करेंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 1 दिवसीय मुकाबले की। माँ, ये हम स्कूल ले जाए? अरे कच्चा है वो, और स्कूल तुम दोनों कल जाना, बहुत काम है। अचार कब बनेगा? पहले मसाला बनाकर, इन्हें मिलाकर, रोज धूप दिखाकर, थोड़ा थोड़ा करके पकता है अचार। स्कूल न भेजने के 1000 बहाने हैं। अरे नाम लिखवाया तो है इनका। पर रोज स्कूल तो नहीं जाते ना। रोज स्कूल जाएंगे तो रोज कुछ नया सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलो। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। 4, 5, 6 पंजे। 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। फिर से हाजिर हैं और उधर जो रूट और जोस बटलर के शानदार शतकों से इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में मंगलवार को 9 विकेट पर 408 रन बनाकर अपने इतिहास में पहली बार वनडे में 400 रन का आंकड़ा पार कर लिया। जो रूट के 104 रन बनाए और जोस बटलर ने 129 रन की पारी खेली। रूट ने 78 गेंदों पर 104 रन में 13 चौके और 2 छक्के लगाए, जबकि बटलर ने 77 गेंदों पर 139 रन में 13 चौके और 5 छक्के लगाए। इंग्लैंड का इससे पहले वनडे में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 4 विकेट पर 391 रन था, जो उसने जून 2005 में नॉटिंघम में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। 409 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम दबाव में दिखी और कप्तान ब्रेंडन मैकलम 10 रन बनाकर ही आउट हो गए। न्यूजीलैंड टीम के लिए केवल रॉस टेलर ही अपना अर्धशतक पूरा करने में कामयाब रहे। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 198 रन पर आउट हो गई। इस तरह इंग्लैंड ने यह मुकाबला 210 रन से अपने नाम कर लिया। और जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पुष्टि की है कि भारतीय टीम अगले महीने 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलने के लिए जिम्बाब्वे आएगी। भारतीय टीम 7 जुलाई को वहां पहुंचेगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट के प्रबंध निदेशक एलिस्टर कैम्पबेल ने कहा कि संबंधित बोर्ड इस दौरे को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। भारत ने पिछली बार जुलाई 2013 में जिम्बाब्वे का दौरा किया था और 5 मैचों की श्रृंखला को 5-0 से जीता था। और वेस्टइंडीज के धुरंधर ओपनर क्रिस गेल ने विश्व क्रिकेट में भारत के बढ़ते रुतबे का श्रेय इंडियन क्रिकेट लीग IPL को दिया है। गेल ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाशाली क्रिकेटरों के सामने आने और सभी प्रारूपों में भारत के दबदबे का श्रेय IPL को जाता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से IPL में खेलने वाले गेल ने कहा, इस टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ियों को बड़े मंच पर चमकने का मौका दिया है। विस्फोटक कैरिबियाई बल्लेबाज ने कहा कि युवा और भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेल रहे हैं और वो उनके साथ ड्रेसिंग रूम भी साझा कर रहे हैं। वो जानते हैं कि बड़े खिलाड़ी क्या सोचते हैं और वो अपने देश के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कैसे करते हैं। ये सब कुछ IPL के चलते ही हो रहा है। और मुक्केबाजी में बुलंदियों को छू चुकी भारत की स्टार मुक्केबाज MC मैरी कॉम जल्द ही एक नए अवतार में नजर आएंगी।
मैरी कॉम एक एनिमेशन टीवी सीरीज में सुपर गर्ल के रूप में सामने आएंगी। 5 बार विश्व चैंपियनशिप अपने नाम कर चुकी मैरी कॉम ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीत चुकी हैं और अब उनका ये नया अंदाज खेल प्रेमियों पर छाने को तैयार है। एक भावुक मां, एक बेमिसाल खिलाड़ी, एक कामयाब बॉक्सर और अब एक सुपर गर्ल। मैरी कॉम एक जबरदस्त कॉमिक अवतार में अब आपके सामने आने वाली है। फिल्मी अवतार में नायिका के रूप में प्रेरणा बन चुकी भारत की स्टार मुक्केबाज MC मैरी कॉम अब एनिमेशन अवतार में नजर आएंगी। लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीत चुकी MC मैरी कॉम जल्दी ही भारत की पहली गर्ल सुपर हीरो बनने वाली है। 32 साल की मैरी कॉम इस एनिमेशन अवतार के रूप में लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए हौसला देंगी। मैरी कॉम पर पिछले साल ही एक फिल्म भी प्रदर्शित हुई थी जिसने कामयाबी के झंडे गाड़े थे और अब उनका ये नया अवतार खेल प्रेमियों और युवा बॉक्सर्स को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मैरी कॉम का ये एनिमेशन टीवी सीरीज के रूप में लोगों के सामने होगा। 32 साल की MC मैरी कॉम 3 बच्चों की मां है और 5 बार विश्व चैंपियनशिप अपने नाम कर चुकी है। गरीबी और अभावों को पीछे छोड़ मैरी कॉम ने मुक्केबाजी जैसे खेल को अपना करियर चुना और इस चुनाव के बाद खुद उनके पिता ने उनका विरोध किया, लेकिन अपने पंच से ज्यादा अपने आत्मविश्वास की ताकत के दम पर मैरी कॉम ने सबकी बोलती बंद कर दी और अब ये जाबाज बॉक्सर एक बार फिर तैयार है सभी के दिलों पर छाने के लिए। वाकई मैरी कॉम एक सुपर गर्ल और सुपर बॉक्सर और एक सुपर मॉम है। स्पोर्ट्स डेस्क DD न्यूज। और चलते हैं अब फुटबॉल की तरफ। कल से चिली में दक्षिण अमेरिका में कोपा अमेरिका कप की शुरुआत होने जा रही है। ये लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता है। हर बार की तरह इस बार ब्राजील और अर्जेंटीना जीत के मजबूत दावेदारों में से एक हैं, जबकि मेजबान चिली भी इस बार इस खिताब के प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है। चिली के फुटबॉल इतिहास की यह सबसे मजबूत टीम है जिसमें एलेक्स सांचेज और विडाल जैसे खिलाड़ी हैं। वहीं अर्जेंटीना की तरफ से ऑल टाइम ग्रेट लायनेल मेसी भी चिली पहुंच चुके हैं। और खेल समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी टीम के साथ चाहेंगे इजाजत। धन्यवाद जुड़ने के लिए, लेकिन दूरदर्शन न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार। Namaskar, I Shivangi Anand presents you the latest weather updates. As per the synoptic picture, 2 upper cyclonic circulations could be observed first over Assam and its neighborhood areas and secondly over Punjab and adjoining areas of Pakistan. According to the satellite picture, the convective clouds could be seen over Jammu and Kashmir, the entire northeastern part of the country, along with Bay of Bengal, Arabian Sea and Andaman Sea. And the southwest monsoon has further advanced into some parts of Karnataka, Tamil Nadu, Rayalaseema, along with Bay of Bengal. Now the temperature for 4 metro cities, starting with the capital region Delhi, where the maximum temperature is 42 degrees Celsius with the minimum of 32 degrees Celsius. For Mumbai, the maximum temperature is 36 degrees Celsius with the minimum of 27 degrees Celsius. In the east, the maximum temperature for Kolkata is 37 degrees Celsius with the minimum of 27 degrees Celsius. And finally for Chennai, the maximum temperature has been recorded at 39 degrees Celsius with the minimum of 25 degrees Celsius. Now weather in detail, starting with the northwestern part of the country, where Muzaffarabad, Chitral, Gilgit, Skardu, Kargil, along with Jammu Kashmir would experience scattered rain and thunder showers. Himachal Pradesh, Uttarakhand, the entire northern plains of the country, including capital region Delhi, would experience isolated rain and thunder showers. Moving toward the northeastern part of the country, wherein Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya would experience widespread rain and thunder showers. Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura would experience fairly widespread rain and thunder showers. And the eastern part of the country, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim would experience widespread rain and thunder showers. Bihar, Jharkhand, Gangetic West Bengal would experience isolated rain and thunder showers, whereas Odisha would experience scattered rain and thunder showers. Moving toward the southern part of the country, in Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu and Puducherry, along with Lakshadweep and coastal Andhra Pradesh would experience scattered rain and thunder showers, whereas coastal Karnataka would experience fairly widespread rain and thunder showers.
Moving toward the western part of the country, wherein Konkan and Goa would experience fairly widespread thundershowers, the entire Gujarat state, along with Madhya Maharashtra and Marathwada, would experience scattered rain and thundershowers. Moving toward the central part of the country, wherein western part of Madhya Pradesh, along with Vidarbha, would experience scattered rain and thundershowers, whereas eastern part of Madhya Pradesh, along with Chhattisgarh, would experience isolated rain and thundershowers. Quickly moving toward the warning issued by the Met Department, heavy to very heavy rainfall would occur over some parts of Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya, whereas heavy rain is to be seen over some parts of Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. Along with that, heat wave conditions to prevail over some parts of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand. Duststorm or thunderstorm is to be seen over capital region Delhi, Punjab, Chandigarh, Haryana, the entire Rajasthan region, whereas thunderstorms along with hailstorm would occur over some parts of Bihar, Jharkhand, Odisha and Gangetic West Bengal during next 24 to 48 hours. Well, that's all in the weather forecast. You stay tuned and keep watching DD News. Namaskar. हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, देखते रहिए किसान समाचार रोजाना शाम 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। New era, new captain, new test. India's tour of Bangladesh. Watch exclusive coverage on DD News. आज एक साल Government hails Army's counter-assault along Indo-Myanmar border as a retaliation to the attack on Army personnel in Manipur. Reiterates zero-tolerance policy towards terror and terror organizations. NSA Ajit Doval to visit Myanmar soon to discuss further joint action against insurgents. Major relief to sugarcane farmers. Union Cabinet approves 6,000 crore interest-free loan to sugar mills to clear outstanding dues of cane farmers. Also gives nods to production from 3 naphtha-based urea plants. Government to import pulses in large quantities to check price rise. Centre asks states to take action against hoarders to boost supply. Use of technology would be the key in speeding up vigilance cases and information disclosure. In an exclusive conversation with DD News, CVC KV Chaudhary says focus will be on preventive vigilance and use of technologies in tackling corruption. CIC Vijay Sharma focuses on reducing the backlog. World Bank places India in top 5 emerging economies in the world for highest investment commitments, says India among top economies in private and infrastructural sectors. And in cricket, Shikhar Dhawan hammers a listless Bangladesh bowling attack into submission with a scintillating century as India seized the initiative on a rain-hit opening day, reaching 239 for no loss in the one-off cricket test at Fatehullah today. Hello and welcome, I'm Arun Nayal. Now the news in detail. After the Special Forces of the Indian Army launched a major counter-offensive along the Indo-Myanmar border as a retaliation to the attack on Indian personnel in Manipur, the government underlined that it has zero tolerance towards terror and terror organizations. Meanwhile, reports suggest that NSA Ajit Doval will visit Myanmar soon to discuss further joint actions against insurgents. And Indian Ambassador Gautam Mukhopadhyay is in Nau Pyi Thaw in review post operation situation in senior Myanmar officials. It was the most fatal attack on the army in 30 years by terrorist organizations which had joined forces. As the army took impact of the terrorist ambush, it was clear that the challenge has to be met head-on and the threat has to be neutralized. The national security establishment
got into the act and deliberated a tough response. National Security Advisor Ajit Doval stayed back in India, even as Bangladesh tour of Prime Minister Narendra Modi got underway. The intelligence inputs were put together and it was clear that the danger and threat was persisting and the terrorists were reorganizing to launch similar attacks. So the response was, in fact, a call that had to be taken and taken quickly. On the basis of specific intelligence inputs, the location of two camps of terrorist organizations in Myanmar near the borders of Manipur and Nagaland were identified for precision strikes and operation. One camp belonged to NSCN Khaplang and other one had KYKL cadre stationed in it. At 3 a.m. on two locations in the northeast, two columns of Indian Army's elite para-commandos were ready to go for one of the most daring operations and the most defining moment of their life. One column entered Myanmar near Shasad in the Ukhrul district of Manipur. Another one went into the hunt from the border near Noklak in Tuensang district area of Nagaland. Inside another country and deep in jungle territory, both the columns of India's elite para-commandos moved stealthily and subtly towards the targeted area. Around 2 to 3 kilometers deep inside the border, the teams reached the destination. And then the retribution started. With precise accuracy and finesse, the army commander unit attacked the camp. The enemy was caught unawares and sustained heavy casualties. Around 20 terrorists were killed in 2 attacks and 11 seriously wounded. 15 managed to flee. हमारा टेररिज्म के खिलाफ और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है. With the task complete, the para-commandos headed back to the international border. The entire operation took close to 5 hours. 5 hours which have given a strong message to the enemies of the state that the pursuit of perpetrators of crime will not be hindered by any aspect and that India will definitely strike back. सेना को पीछा करने का आदेश दिया गया और इंटेलिजेंस गैदर करके ये पता चला कि 2 ऐसे कैंप हैं जहां पर शायद आतंकवादी फिर इकट्ठे हो रहे हैं एक नया हमला करने की. उन दोनों कैंपों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है. ये तो शुरुआत है. हिंदुस्तान मजबूत है और ये संदेश सबको मिल जाना चाहिए. The cross-border strike was supervised at the top level. National Security Advisor Ajit Doval and Defence Minister Manohar Parrikar monitored the operation that began at 3 a.m. on Tuesday. Army Chief General Darbir Singh was also coordinating the operation and delayed his UK visit by a day because of the same. The mission was given a go-ahead at the highest level. The army has maintained that the strikes were preemptive and done to stamp out the threat altogether. It was one of those moments that not only gave a clear message to the terrorists, but also reassured all that any attack on India will be given befitting response. Such terrorist groups, you have got to be proactive and you have got to act instead of responding to their action. The planning that went into the strike started immediately after the June 4 attack in Manipur. Sources say that the army was ready with its response. After the Prime Minister returned from the Bangladesh tour, the final go-ahead was indicated to the army on 8th night and the mission got the green light. The operation has put the spotlight on the tacit response India gave after the terror act. It is a statement that clearly and unambiguously says that the enemies of the state will not find refuge in India or beyond. With Nandita Dagar, Newsnight Desk, DD News. Across the political spectrum and in security establishment too about the need for such an effective counter-insurgency offensive by the armed forces. Reactions have poured in, hailing the army's operation. The nation is in a congratulatory mood for the army's action in neutralizing the killers of 18 soldiers in Manipur by entering Myanmar and destroying the camps of the militants. Everyone has something to say about the valiant fighters. Social media is abuzz with congratulatory tweets and reactions praising the government and the army. The army is being lauded on Twitter. Hashtag Indian Army Rocks is the top trending topic on Twitter. Union Minister Ravi Shankar Prasad tweeted, "My salute to the brave soldiers of the Indian Army who once again showed that they are the best. Keep it up."
Minister of State for Information and Broadcasting Rajyavardhan Rathore also joined and tweeted, Indian Army strikes into the hearts of militants. देश के दुश्मनों को करारा जवाब. कुशल नेतृत्व, मजबूत सरकार. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan also congratulated the army. Salute at the rate of ADGPI for swift retaliation against killers of our Jawans in Manipur. Only a strong government can neutralize enemies without delay. चुनौती को हाथ में लेते हुए जो काम किया देश हित में, वो देश वाला सब मिलकर के उसको हम लोग को इसको सैल्यूट करना चाहिए. सेना के जवानों को और जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं. बड़ा निर्णायक कार्रवाई है जिससे सारे देश में जिसकी सराहना हुई है. आम समाज में भी सेनाओं का मनोबल तो बढ़ा ही है, आम समाज का भी. All the strategic and defense experts have lauded the army and the government. आर्मी को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं कि उन्होंने सही समय से जब देश का मनोबल एक किस्म से उस पर चोट लगी थी, घात लगी थी, उसको ऊपर किया है. Since the present government is willing to take the risk, willing to take a decision, I think it sets the tone for all future operations. Several political parties have praised the decision of the government and the army to go for surgical strikes. हम तमाम लोग जो पार्टी के हैं और हिंदुस्तान के हैं, हम सभी लोग मोदी जी को, इंडिया के आर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं. It is good that we could, eliminate the militant sources in Myanmar, because the Myanmar government and the Myanmar army was friendly with India. That is why we could do that. The entire nation is united in its praise for the decisive action taken by the army and the government, and the enemy has also got a clear message that India will not tolerate terrorism at any cost. With Nandita Dagar, DD News. Moving on, the Union Cabinet today approved rupees 6,000 crore interest-free loan to sugar mills for making payments to sugarcane farmers. Sugar mills are struggling to pay dues to sugarcane farmers because of weak demand and high sugar production. Here's a look at the key decisions taken today in the interest of farmers. Paving the way for a major relief package for sugarcane farmers, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved soft loans to the extent of 6,000 crore rupees for the sugar industry. This will help sugar mills clear the dues they owe to sugarcane farmers that have touched about 21,000 crore rupees. No interest will be charged on the loan in the first year. The decision comes after sugar mills urged the centre to intervene in the wake of falling prices of sugar as a result of high production. In order to incentivize the mills to clear their dues, CCEA decided that the soft loans will be provided to those units which clear at least 50% of their outstanding arrears before the 30th of June. बहुत से लोगों ने 50% से ज़्यादा पैसे दिए हैं और 50% से ज़्यादा पैसे दिए उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा और उसके साथ साथ कितना शुगर का स्टॉक और कितना देना है उसका फॉर्मूला तय होगा. उस हिसाब से बैंक लोन मंजूर करेगी और वो लोन मंजूर करने के बाद उसका 1 साल का इंटरेस्ट SDF से दिया जाएगा और इसके कारण 21,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ कम होंगे. मीनवाइल शुगर भी वो बेचेंगे तो धीरे धीरे उनको इस साल राहत देने की कोशिश सरकार ने की है. दिस इज द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स. दिस इज नॉट द डिसीजन विच इज सपोर्टिंग द इंडस्ट्री. तो ये फार्मर्स के पैसे के लिए दिए है और हम निर्णय किया है कि ये पैसा बैंक से डायरेक्ट फार्मर्स के अकाउंट पे जाएगा ताकि कोई इंडस्ट्री के अकाउंट में नहीं जाएगा. Sugarcane farmers are expected to benefit by the decision, since international prices of sugar are at a 6-year low and this has taken a toll on sugar exports. In 2014-15 sugar marketing year from October to September, India's sugar production is estimated to be around 40 lakh tons, higher than the previous year. With the liquidity of the sugar industry under stress due to low selling price of sugar, sugar mills are yet to pay their arrears to cane farmers. While in the current sugar year, the cane price arrears are approximately 21,000 crore rupees, the government's decision would reduce the arrears by 6,000 crore rupees. The amount will be directly transferred by banks into Jan Dhan accounts of farmers. The government said after the cabinet meeting that the decision was taken not to support the industry but in the interest of farmers. Well, the big takeaway from today's cabinet meet was big relief to the sugarcane farmers. 6,000 crore rupees interest-free loan to be given to sugarcane farmers in the country. This step will go a long way in giving major boost to the sugarcane industry in the country. In another decision, the cabinet decided to check rising prices of pulses by importing lentils in large quantities to boost supply.
Pulses prices have risen by up to 64% in the last 1 year. Its production is estimated to have fallen to 17.38 million tons in 2014-15 crop year from 19.25 million tons in the previous crop year due to deficient monsoon last year and unseasonal rains and hailstorms during March-April this year. That's a decline of close to 2 million tons in production of pulses. India imports about 4 million tons of pulses to meet domestic shortfall. The government's decision is expected to check rising pulses prices. कैबिनेट में इस बात की चिंता व्यक्त की गई कि दाल की कीमतें जिस प्रकार से बढ़ी है, इसके ऊपर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने तुरंत निर्देश दिए हैं कि बड़े प्रमाण पर दाल की कीमतें जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए हम दाल इंपोर्ट करने के लिए तुरंत कोशिश करें और अनुमति दें. In another decision aimed at ensuring timely and adequate availability of urea to farmers in southern India, the CCEA gave its nod for continuation of urea production from 3 fertilizer production units in Chennai, Mangalore and Tuticorin. The units will produce urea using naphtha as feedstock till gas is made available to them through gas pipeline or other means. This would ensure that farmers don't suffer due to shortage of urea and would reduce dependence on urea exports. With Abhishek Jha, Siddhant Sibbal and Manjeet Thakur, News Night Desk, DD News. KV Chaudhary assumed office as CVC today. In an exclusive conversation with DD News, he said that the commission will use investigation techniques to increase pace and quality of handling cases of corruption. Vijay Sharma too took over the reins of Central Information Commission. Speaking to DD News, he said that the CIC will focus on reducing pendency of cases and ensuring compliance of decisions taken by CIC. Vijay Sharma was administered the oath of office as the new Chief Information Commissioner by President Pranab Mukherjee in New Delhi. Speaking exclusively to DT News, the new CIC said the priority of the Central Information Commission will be to check vexatious petitions and mounting backlog of cases. He also said that working of registry of the commission will also be improved to ensure cases do not pile up. केसेस की तादाद इतनी क्यों बढ़ रही है, यानी कि पेंडेंसी, तो पेंडेंसी को संबोधित करना, जो माउंटिंग बैकलॉग है वो एक प्राथमिकता है. दूसरी प्राथमिकता है कि जो निर्णय दिए जा चुके हैं उनकी क्या स्थिति है अनुपालन की. KV Chaudhary was administered oath of office and secrecy by President Pranab Mukherjee as the new Central Vigilance Commissioner. Setting out his main priorities, the new CVC said that his aim will be to strengthen the overall work of the Central Vigilance Commission and focus on preventive vigilance so that disciplinary proceedings are completed in a time-bound manner and that no one is harassed. आजकल ये भ्रष्टाचार की विरुद्ध में गवर्नमेंट जितना भी एक्शन ले रहा है, मेनली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मजबूत करे, फिर उसकी हिसाब से चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स वो भी जागरूक से काम करे कि भ्रष्टाचार हम बहुत कम कर सकते हैं. इसके लिए हमारा प्रयास ये होगा कि प्रिवेंटिव विजिलेंस पे हम ज़्यादा जोर दें. प्रिवेंटिव विजिलेंस यानी भ्रष्टाचार होने के पहले ही भ्रष्टाचार को रोकना. The oath-taking ceremony took place at Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi, Finance Minister Arun Jaitley, Leader of Congress in the Lok Sabha Mallikarjun Kharge, Leader of Opposition in the Rajya Sabha Ghulam Nabi Azad, and BJP veteran L.K. Advani were present on the occasion. Sudhakar Das's report, DD News. The data for indirect tax collection has shown an increase in excise collection during the month of May. The direct tax collection increased by 37% in the last month, and cumulatively it increased by 39.2% in the month of April and May. Talking to reporters in New Delhi, Union Finance Minister Arun Jaitley said that the data indicates a pickup in manufacturing due to excise collection. The indirect tax collections have increased by 37.3%. Therefore, cumulatively for April and May, therefore, compared to the past year, the increase is by 39.2%. A significant part of this increase is on account of the additional cess that was imposed on diesel and petrol, the clean energy cess,
And in comparison to last year, there has been a withdrawal of excise duty on motor vehicles and certain categories of consumable durables. Now, even if the impact of these additional sectors is excluded, in May the increase would be 16.9% and cumulatively the increase would be 12.6% for the 2 months. In some encouraging news for the Indian economy, the World Bank has placed India in top 5 emerging economies for highest investment commitments. Here's why. India has figured in top 5 emerging economies for highest investment commitments in private sector, infrastructure sectors, energy, transport and water. This is according to a World Bank report. This comes despite a drop in investment commitments of $6.2 billion last year. World Bank in its report says that top 5 countries with the highest investment commitments in 2014 are Brazil, Turkey, Peru, Colombia and India. These 5 countries together attracted $78 billion, representing 73% of the investment commitments in the developing world in the year 2014. According to the World Bank, total infrastructure investments in 139 emerging economies for projects with private participation in energy, transport and water sectors rose to $107.5 billion in 2014. The report also says that investment commitments in India waned in 2014, dropping to $6.2 billion. On the other side, investment commitments in China in 2014 were $2.5 billion, its lowest level since 2010. The increase in the global investment commitments total is mainly due to increasing activity in the Latin America and the Caribbean region, which captured $69.1 billion, much of which is attributable to investment commitments in Brazil, Colombia and Peru, which together accounted for 55% of the global total. The World Bank report comes amidst World Bank mission visiting India for doing business report. Business Desk, GD News. Supported by across-the-board buying after MSCI deferred inclusion of China A stocks to its benchmark index, the Indian stock markets recovered from its nearly 8-month lows and snapped 6-day losing streak on Wednesday. On the other side, global markets were mixed today. Here's the report. Indian stock markets ended in style. Markets snapped almost a week-long losing streak, recovering from its nearly 8-month lows. The benchmark BSE Sensex surged over 350 points to close at 26,840.50. On the other side, on the National Stock Exchange, the 50-share CNX Nifty reclaimed the 8,100 mark and ended at 8,124.45, gaining 102.05 points after MSCI deferred inclusion of China A stocks to its benchmark index. Shares rose more than 1% on Wednesday, that include both mid-cap and small-cap indices. The market breadth indicating the overall health of the market was strong. Sugar stocks rallied 3 to 15% intraday on Wednesday on getting interest-free loan from the government. Cabinet Committee on Economic Affairs has approved interest-free loan worth 6,000 crore rupees to the sugar sector. Among the gainers were BHEL, Wipro, Bajaj Auto, Reliance, L&T and Tata Power. A host of macroeconomic factors such as IIP and inflation data are expected to impact the markets in the coming days. On the global market side, European shares edged higher on Wednesday. Key benchmark indices in United Kingdom, France and Germany were up 0.34% to 0.81%. However, Asian stocks were mixed and key benchmark indices in Singapore, Taiwan and Indonesia were up 0.69% to 1.16%. In Japan, the Nikkei 225 average lost 0.25%. Business Desk, DD News. And in cricket, opener Shikhar Dhawan hammered a listless Bangladesh bowling attack into submission with a scintillating century as India seized the initiative on a rain-hit opening day, reaching 239 for no loss in the one-off cricket test at Fatehullah today. Making full use of the opportunity that he got due to KL Rahul's illness, Dhawan dominated the proceedings from the start during his cracking unbeaten innings of 150 of 158 balls, comprising 21 delectable boundaries. Dhawan got to his half-century quicker than run a ball, but right at the end of the first session, it started pouring heavily. It looked unlikely for some time that play would resume, but after an entire session was washed out, play finally resumed with India at 107. After the rain break, Dhawan again dominated the proceedings. He was ably complemented by Murli Vijay, who played a contrasting undefeated innings of 89 of 178 balls as the duo were hardly troubled during the 56 overs bowled in the day.
which vindicated Virat Kohli's decision to bat first after winning the toss. Cyclonic storm Ashoba will be moving northwestwards and intensify further into severe cyclonic storm. This may result in rainfall at most places over coastal Karnataka, Konkan and Goa, and at some places in South Gujarat. Here's a report from our correspondent Siddhant Sirbul. It seems that the cyclone is moving away from India towards Oman. So this is a satellite picture which clearly tells that the cyclone is moving here. So we can also have a graphical image, but this satellite image clearly says that that danger is over for India. But from this graphical image, we can easily say that that worst is over, at least for the subcontinent, both for India and Pakistan. Because remember, for few days, 1 or 2 days, both the Konkan coast and the Pakistani coast were facing a lot of erratic weather, heavy thunderstorm, and of course this is a path. It started as a depression here in central Arabian Sea and turned into deep depression, and then of course cyclone and heading towards of course Oman. And let's understand how this depression became deep depression, and the current status is cyclone, and it could turn into severe cyclone. But the good news, the fact that by the time it hits Oman, it will make landfall somewhere in the northern part of Oman. It will become a cyclone. So there were reports from the Met Department that it could of course affect the monsoon in the western coast of India. But it could only temporarily halt for 1 or 2 days, and the monsoon will of course continue its journey across the subcontinent. Let's understand where the monsoon right now stands from our monsoon tracker. Well, the monsoon is right now have covered the southern tip and of course the northern of course the northeast part of the country. Right now the monsoon in a sense has advanced towards remaining parts of southern interior Karnataka, Tamil Nadu, and of course southwest Bay of Bengal and some parts of north interior Karnataka. And the northern limit of monsoon right now is here Ratnagiri and of course here till Gangtok, and the monsoon is very active here over Arunachal Pradesh and Assam, Meghalaya, and isolated places we can see of course thunderstorm, whether it's Nagaland, Manipur, all the northeastern states here. But of course the heat wave continues here in Bihar, eastern Uttar Pradesh and Jharkhand. So no respite here in the northern plains, the northern belt of India. But of course the good news remains the fact that by 15th of July the entire country will be covered by monsoon. Everyone is of course hoping that it covers the entire country. Everyone of course is waiting for the monsoon, the good news, when it will come, whether it's the Aam Aadmi or the farmers. Well, back to you in the studio. That's all we have in this edition. Thanks for watching. Namaskar. आज 1 साल बाद मैं आपसे कह सकता हूं कि संचार भवन के गलियारों में बिचौलियों का आना जाना बंद है। डिजिटल इंडिया भारत को जोड़ने की एक बहुत बड़ी क्रांति है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला और जो शासन चला, तो बिहार की जनता भी बदलाव चाहती है। देश को बनाने की दिशा में जो मोदी जी को लोगों ने आशीर्वाद दिया था, संकेत ये है कि अब देश के नौजवान बदलाव चाहते हैं, आशा चाहते हैं, काम चाहते हैं, ईमानदारी से। डीडी न्यूज ने एक विशेष पहल की है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत में एक समाचार बुलेटिन डीडी न्यूज दिखलाएगा। संस्कृत इस देश की सभ्यता का एक अटूट अंग है। संस्कृत के बहुत करोड़ों प्रेमी इस देश भर में हैं और इस प्रयोग करने के लिए मैं डीडी न्यूज और उसके तमाम अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं। संस्कृत में भारत की एकमात्र साप्ताहिक पत्रिका, जिसमें होंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचार और संस्कृत जगत की हलचल। आधे घंटे में सब कुछ सरल संस्कृत में। वार्तावली 28 जून से हर रविवार
दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।